गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महारत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राहुल। तो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बेटर ही होंगे। इस लॉकडाउन का मज़ा उठाइए और घर पे बैठ के पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो फिर आज का जो हमारा टॉपिक है ईवीएस है, और ईवीएस का हम लोग आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर में मैंने सब कुछ लगभग बताया, ये कि मनाली को बताया, जम्मू कश्मीर के बारे में बताया, कश्मीर के गांव के बारे में बताया, जम्मू के घर के बारे में बताया, फिर आप लद्दाख के बारे में आप जाने उसमें क्या है माता पिता और स्वागत, ये सभी को क्या बोला जाता है, चांगपा बताया, वगैरह वगैरह बताया। फिर नाव मैंने बताया है ना, नाव था, शिकारे था, ठीक है, जिसको शिकारा भी कहा जाता है। हाउस बोट हो गया, ख़त्म बंद हो गया, नक्काशी। फिर नाव को चलाने के लिए ओर का इस्तेमाल होता है, चप्पू का, है ना। तो ये सभी हो गए थे। अब जैसा कि इग्लू बताया मैंने, इग्लू क्या है, बर्फ़ का घर था, वो भी क्लियर हो गया। क्यों? उसमें अंदर आग जलने के बाद भी क्या है, बर्फ़ पिघलता नहीं है, एक इन्वायरमेंट बना रहता है ना। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं वहीदा प्रिज्म की। वहीदा प्रिज्म ये नाम क्यों फेमस है? तो नाम से ही क्लियर है कि यह एक महिला का नाम होगा, ठीक है। प्रिज्म लगा है यानी कि प्रिज्म क्या हो गया, टाइटल हो गया। तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्म के बारे में जाने कि प्रिज्म टाइटल लगने के पीछे का उद्देश्य क्या था। तो प्रिज्म अगर हम लोग साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो प्रिज्म एक तिकोना कांच होता है, ठीक है, जो डायरेक्ट जो सनलाइट में यानी कि श्वेत प्रकाश को, है ना, वर्ण विक्षेपण की क्रिया द्वारा 7 रंगों में विभक्त कर देता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, विबग्योर, ठीक है, बैजनिया पिनाला हम लोग बोलते हैं। ये हो गया प्रिज्म। तो इसी आधार पर यह प्रिज्म का टाइटल रखा गया होगा, है ना। अब जो वहीदा प्रिज्म है वह कहाँ की है? तो वो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थन्ना मंडी गांव की है। कौन सा जिला हो गया? राजौरी सेक्टर। हमेशा देखेंगे अभी न्यूज़ में बराबर आते रहता है, गोलीबारी होती रहती है। राजौरी जिला, है ना, और गांव का नाम क्या हो गया? थन्ना मंडी गांव की, ठीक। अब एक और चीज़ कि आखिर इस गांव की है, थन्ना मंडी गांव की है, तो ऐसा तो कुछ की होंगी तभी तो फेमस है। तो ये महिला है, प्रथम भारतीय महिला है जो किसी सेना में परेड की कमान संभाली थी। अब ये कौन सी सेना में है? तो ये है नौसेना। नौसेना। अब नौसेना को जल सेना भी कहा जाता है, ठीक है, नेवी, ठीक है। अब नेवी में क्या है? इनका नाम है डॉक्टर वहीदा प्रिज्म। तो ये नौसेना में डॉक्टर के पद पे हैं और कमांडेंट के पोस्ट पे भी हैं, ठीक है। यानी कि ये नेवी में कमांडेंट है और एक परेड की कमान संभालने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अब परेड की बात की जाए तो परेड में क्या होता है, जिसमें 4 टुकड़ियां होती हैं। 4 टुकड़ी होगी, 1 2 3 और 4। और यहाँ पर आपका में जो कमांडेंट होता है, कमांडर होते हैं, जो कि हैं। अब यहाँ पर चिल्लाकर, जोर से चिल्लाकर आवाज करनी होती है, इतना जोर से चिल्लाकर निर्देश देना होता है ताकि आवाज जो है वह पीछे चल रहे सेना को भी, सेना के जवान को भी सुनाई दे। तभी ये जो परेड हो रहा है इसको सही ढंग से या सुचारू ढंग से इसको कराया जा सकता है।
तो परेड बहुत सारे ओकेजन पे होगा, 15 अगस्त, 26 जनवरी, या फिर आपका पासिंग आउट होता है सेना में, जब ट्रेनिंग कंप्लीट होता है उस समय भी एक परेड होता है, या फिर कोई विशेष व्यक्ति आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आ गए निरीक्षण के लिए, या फिर रक्षा मंत्री आ गए, या किसी विदेश के अतिथि आते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए किसी भी देश के, या प्रधानमंत्री आ गए, उनके सम्मान में एक परेड का आयोजन होता है। तो इस तरह से परेड में आप देखेंगे 4 टुकड़ियां होती हैं, जिसके आगे एक व्यक्ति इसका नेतृत्व करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर वहीदा प्रिज्म के बारे में। तो ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने किसी परेड की कमान संभाली। अब इस परेड में 4 टुकड़ियां होती हैं, चिल्लाकर निर्देश देना पड़ता है ताकि जो आवाज़ है आगे, जो नेतृत्वकर्ता का आवाज़ है वह पीछे चल रहे सेना के एक जवान तक भी आवाज़ सही से पहुंच जाए। अब सवाल आता है कि आखिर कितनी बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं। तो 36 बार चिल्लाना पड़ता है, यानी कि चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं। ठीक है, 36 टाइम 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं इस किसी भी परेड को संचालित करने में। इनकी बहन, अब आप बात करेंगे, इनकी बहन भी जम्मू पुलिस में ही है। ठीक है, सेना और पुलिस से इनके घर का अच्छा खासा रिलेशन अब बन गया। तो अब हम लोग बात करेंगे असम की। असम में कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि असम का मोलन गांव। अब मोलन गांव क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हिमालय के वृष्टि एरिया में पड़ता है, जहाँ से मानसूनी हवाएं टकराकर वापस आती हैं। यानी कि असम, मेघालय, ये सब क्या है, हिमालय के इस पार है, और यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो घर बनते हैं, है ना, वो कैसे बनते हैं? तो बांस के 10 से 12 फुट ऊंचे, है ना, 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के खंभों पर बने घर होते हैं। क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो घरों का बेस होता है वह किस चीज़ का बना होता है? बांस से बना होता है, ऊंचाई पर बनेगा। ठीक है, फिर इसे में आपको एक चीज़ पढ़ना है आगे चलकर, जब घर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक घर आता है स्टिल्ट घर। स्टिल्ट घर में क्या होता है? इस तरह का स्लोप होगा छतों पर, और ताकि बर्फ और पानी आसानी से स्लिप करके नीचे चला जाए। स्लिपरी बनाया जाता है थोड़ा सा इसको, ताकि बर्फ होगा उसका लोड घर पे ना पड़ेगा, वो सीधे नीचे गिर जाएगा, है ना। तो इस तरह से स्टिल्ट घर का भी कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। फिर है इसी में, अब जो मोलन गांव का घर हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे बांस से बना पुल। बांस से बना पुल, यानी कि बांस का पुल, है ना। अब इसमें क्या होता है कि बांस के फट्टों को जोड़कर इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक, है ना, देखिए इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें बांस के फट्टे होते हैं लगे हुए, और ऊपर रस्सी होती है दोनों साइड से, जिसको पकड़ के जाना और आना पड़ता है। तो इसको क्यों डाला गया? तो इसको इसलिए डाला गया ताकि यहाँ पर देखिएगा, जब आप बुक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, तो वहाँ लिखा है कि जो बांस के बने पुल पे बच्चे एक हाथ में किताबें पकड़ते हैं, दूसरी हाथ से रस्सी पकड़ के आसानी से मजे में बांस के पुल को पार कर जाते हैं। ठीक है कुछ नहीं, लेकिन इसके पीछे का मेन उद्देश्य आपको समझना पड़ेगा। आखिर ये क्यों पढ़ना है? बांस का बना पुल हो गया, आपका बांस के बेस का घर हो गया, लद्दाख के घर की चर्चा हो गई, मतलब कि आप ये देखें कि जम्मू और कश्मीर के घरों की चर्चा हो गई। क्यों? क्योंकि आवाज़ पढ़ना है बच्चों को, आवाज़ के बारे में बताना है कि बच्चे पढ़ाई के प्रति अपनी इंटरेस्ट पैदा कर सके। तो
जब संसाधन आपके पास उपलब्ध है, आप बच्चों को ये समझा सकते हैं कि आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं, सड़कें हैं, यातायात के साधन हैं, विद्यालय प्रॉपर सही जगह पे आपके घर के नियरेस्ट हैं, फिर भी आप विद्यालय सही से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इन जगहों पर जहाँ इतनी सारी कठिनाइयाँ होने के बावजूद बच्चे बड़े मज़े से विद्यालय जाते हैं। अब उत्तराखंड की पहाड़ियों की बात कर लें, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है उत्तराखंड की पहाड़ी की हम लोग बात करेंगे तो वहां पर भी उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं जहां बच्चे है ना हंसते हंसते विद्यालय जाते हैं, उसको कूदते हुए विद्यालय खुशी जाते हैं। फिर उत्तराखंड में हम पढ़ेंगे कि बर्फ में पैर धंसता है, फिर भी बच्चे बर्फ से जो चादर बर्फ की चादर बिछी रहती है उस पर आसानी से बच्चे हंसते खेलते विद्यालय जाते हैं। कहीं ना कहीं मोटिवेशन आ रहा है बच्चों के अंदर कि इतनी सारी विपदाओं के बावजूद यहाँ के बच्चे विद्यालय जाके पढ़ते हैं, तो फिर आपके पास इतने सारे संसाधन होने के बाद, इतनी सुख सुविधाएं होने के बाद भी आप विद्यालय नहीं आते हैं, तो यहाँ पर बच्चों को एक अंदर से है ना आंतरिक मोटिवेशन यानी कि एक आप मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को और बच्चे प्रॉपर विद्यालय आ सकते हैं। एक रीज़न है, इस वजह से इसको डाला गया है। वैसे इसमें दम है नहीं, कोई जान ही नहीं है इस टॉपिक में, लेकिन फिर भी आखिर इसको डालने का मेन उद्देश्य क्या हो सकता है? मेन उद्देश्य क्या है? बच्चों को प्रॉपर ये आप मोटिवेट करते रहना कि आप समय पर विद्यालय आएं और किसी भी परिस्थिति में कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको विद्यालय आना है और पढ़ना है ताकि आप अपने उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, चलिए अब बांस से बना पुल हो गया। अब हम लोग असम में ही आते हैं। अब असम में एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है माघ बिहू या भोगाली। माघ बिहू या भोगाली यानी कि असमिया कैलेंडर के अकॉर्डिंग 10वां महीना, ठीक है, यानी कि अभी अपने कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जनवरी को 14 से 15 जनवरी को ये मनाया जाता है ना। तो असमिया कैलेंडर के हिसाब से 10वां महीना के प्रथमा और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है ना। ये चीज़ें आप देखेंगे तो बिहू बहुत फेमस है। इसमें दो तरह, पहले ये समझेंगे कि इस बिहू में होता क्या है। तो चावल की फसल कटने की खुशी में, अच्छी पैदावार की खुशी में ये पर्व को मनाया जाता है और इसमें चावल के उत्पाद को खाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ लोग आपस में खुशी के तौर पे साथ मिलकर इस भोज का आयोजन करते हैं। खुद से सब कोई मिलकर खाना पकाते हैं और साथ बैठकर खाते हैं। और फिर एक दो प्रकार के यहाँ घर बनते हैं। एक भेला घर होता है, मतलब घर जो है घर एक ही बनेगा भेला घर, और दूसरा निर्माण करते हैं ये लोग क्या, मेजी का, है ना। एक भेला घर बनाएंगे, दूसरा मेजी बनाएंगे। सपोज कि जो भेला घर होगा वह आपका छोटा से घर टाइप का बना लिया जाए, है ना। और इसको क्या करते हैं, और मेजी क्या हो गया, लकड़ी के फट्टों को जोड़कर, है ना, इस तरह से रखकर गट्ठर को रखकर तैयार करते होंगे। और फिर क्या होता है, भेला घर को जलाया जाता है अगले दिन, एक दिन बनने में, अगले दिन इसको जलाने में। अब यहाँ पर दो तरह के चावल पकाए जाते हैं। एक होता है बोरा चावल, ठीक है, और दूसरा होता है चेवा चावल। अब ध्यान देना है कि जो बोरा चावल होता है उसकी क्या खासियत है, तो इसको समझने के लिए जो जूट का बोरा होता है उस पर फोकस कीजिएगा। जूट के बोरे को अगर पानी में आप भिगो देते हैं तो वह चिपचिपा हो जाता है, यानी कि इस त्योहार में जो बोरा चावल पकाया जाता है इसको पकाने के बाद वह चिपचिपी हो जाती है। दूसरा है चेवा चावल। चेवा चावल में क्या करते हैं, सबसे पहले एक ताव लेते हैं। ताव का अर्थ क्या होता है, कड़ाह होता है ना।
इसको क्या करते हैं, सपोज कि ये कड़ा हो गया, इसको सबसे पहले चूल्हे पर रखना पड़ता है, ठीक, उसमें पानी रखना पड़ता है, फिर चावल को जब पानी गर्म हो जाता है तो चावल को भिगोकर इसमें डालते हैं और केले के पत्ते से इसको क्या करते हैं, ढक देते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि एक ताव लेंगे, उसमें पानी गर्म करेंगे, फिर इसमें भींगा हुआ चावल डालेंगे और केले के पत्ते से ढक देंगे, आपका चेवा चावल तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर भेलाघर हो गया, मेजी हो गया, लेकिन इस तिथि जो ये पर्व त्योहार मनाया जाता है, इसके 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, प्रथमा और द्वितीया तिथि। तो प्रथमा तिथि को क्या कहा जाता है, देखिएगा, प्रथमा को कहा जाता है उरुका, ठीक है, प्रथमा तिथि को क्या कहा जाता है, उरुका कहा जाता है। फिर इसी उरुका के नेक्स्ट डे, अगले दिन यानी कि द्वितीया तिथि को क्या होता है, तो भेलाघर को और मेजी को जलाया जाता है, ठीक है। जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, होली में होलिका दहन होता है ना, इसी तरह का एक पर्व त्योहार मनाया जाता है यहाँ पर, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अलग है। वहाँ होलिका दहन किसी और पर्पस से होता है और यहाँ पर होली और मेजी को किसी और पर्पस से जलाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा असम का टॉपिक क्लियर हो गया। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।